नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 के दूसरे अध्याय संघर्षकालीन भारत में एक महत्वपूर्ण टॉपिक सल्तनत काल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सल्तनत काल क्या चीज़ है और कब से शुरू हुआ, क्या कुछ हुआ, उसके बारे में जो है अपने यहाँ पर दे रखा है। एक तो याद रखने वाली बात यह है कि सल्तनत काल 1206 ईस्वी से शुरू होता है और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध तक जो है ये प्रकार से इसका जो है टोटल समय रहा है। तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जो है सल्तनत काल रहा है। सल्तनत का मतलब होता है मुस्लिम रियासत, या आपने यूँ मान सकते हैं तुर्क मुस्लिम जो रियासत है उसको सल्तनत कहा जाता है। तुर्की भाषा में सल्तनत का मतलब अपने राज्य से ले सकते हैं जो है। जी हाँ, तो इस सल्तनत काल की जो शुरुआत है उससे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि ये है कि त्राइन का प्रथम और द्वितीय जो युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और दूसरे युद्ध में जो है अपने आप में मोहम्मद गोरी जीत जाता है त्राइन के दूसरे युद्ध में। और गजनी से जो है एक प्रकार से भारत का शासन जो है वो चलता है फिर, और भारत में कोई ऐसा जो है एक प्रकार से कोई शासक नहीं रहा जो अपने आप में इन तुर्कों का जो है अपने आप में मुकाबला कर सके। तो क्या हुआ कि वहीं से जो है मोहम्मद गोरी भारत का शासन संचालित करता रहा। बे औलाद था, यानी बिना जो है उसके कोई पुत्र या पुत्री कोई नहीं थे, उसके संतान नहीं थी। और इसी दौरान जो है 1206 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गोरी की। तो जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती तो उसके कुछ गुलाम, विश्वास पत्र उसके कुछ गुलाम थे, और उन्हीं गुलामों से जो है आगे उन्होंने जो है अपना अपना शासन जो है मोहम्मद गोरी का जो शासन था वो अपने अपने हिस्से में बांट लिया। और उन्हीं में से जो है एक वंश जो है निकल कर सामने आया जिसको अपने गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, जो भारत में लाहौर से अपनी जो है एक प्रकार से अपनी राज्य की शुरुआत करता है, अपने शासन की शुरुआत करता है, और बाद में दिल्ली में जो है एक प्रकार से अपना राज्य स्थापित हो जाता है उनका, और जहाँ से फिर अपने दिल्ली सल्तनत काल जो है अपने आप में शुरू हो जाता है 1206 ईस्वी से, यूँ मान सकते हैं अपने। तो क्या हुआ कि उससे पहले जो है गुलाम वंश जो है वो अपने आप में 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक जो है वो चलता है। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। पहली बात तो ये है कि ये गुलाम वंश इसका नाम क्यों है, तो क्या कारण है इसका कि गुलाम वंश इसको कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि ये इस वंश के जितने भी शासक रहे हैं वो या तो गुलाम थे या फिर गुलामों की एक प्रकार से स्वतंत्र संतानें थी, यानी वो अपने आप में किसी अन्य जो है वर्ग से नहीं, वो गुलामों के ही वंश से जो है सारे थे। इस वजह से इस वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब जो गुलाम वंश है वो जो है कई नामों से उसको पुकारते हैं। तो कौन कौन से नाम है वो अपने यहाँ आगे जो है अपने टॉपिक में आ जाएंगे। तो पूरी बात जो है क्या है वो सुनते हैं। हुआ क्या कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 1206 ईस्वी में। तो उसकी मृत्यु के समय में उसके 3 विश्वास पत्र गुलाम हुआ करते थे। उसके खास तौर पे 3 गुलाम थे उसके। कौन कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन एल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा। ये उसके जो है 3 मुख्य गुलाम हुआ करते थे। अब इस गुलाम वंश में क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है, गुलाम वंश की शुरुआत हो चुकी है, तो उसकी गुलाम वंश की शुरुआत में या उसके जो है कुछ इतिहास में अलग अलग नाम हैं। जैसे इस वंश को यामीनी वंश के नाम से जानते हैं, मामलुक वंश के नाम से जानते हैं, इल्बरी वंश के नाम से, या फिर दास वंश के नाम से भी इसको पुकारा जाता है या जाना जाता है। अब ये इसके अलग अलग जो है एक प्रकार से नाम है। मामलुक नाम हो गया, इल्बरी है, दास है, यामीनी है। ये समय समय के अनुसार जो है इसका नाम जो है वो अलग अलग रखा गया है। अब क्या हुआ कि सबसे पहले जो है इस गुलाम वंश का जो शासक माना जाता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक, 1206 से 1210 ईस्वी, टोटल 4 ही साल जो है एक प्रकार से इसका शासनकाल रहा है। बहुत छोटा एक प्रकार से इसका शासनकाल रहा है। अब खास बातें इसकी क्या हैं तो वो यहाँ दे रखी हैं। एक तो ये है कि ये गुलाम वंश का पहला शासक माना जाता है। याद रखेंगे, गुलाम वंश का पहला शासक, दिल्ली का पहला तुर्क या फिर मुस्लिम सुल्तान इसको या शासक कहा जा सकता है। तो गुलाम वंश का भी पहला हो गया, दिल्ली का भी पहला तुर्क या फिर मुस्लिम शासक हो गया है। तो ये इसके बारे में कुछ एक खास बातें। उसके बाद में ये है कि मोहम्मद गोरी जो था उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और मलिक का पद जो है उसको प्रदान कर दिया। ये याद रखना है, भारत का प्रतिनिधि, क्योंकि उसकी कोई संतान थी नहीं, इसलिए उसने अपने गुलाम मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को ही अपना
प्रतिनिधि नियुक्त किया और अपने प्रतिनिधि के तौर पे जो है उसने अपना इसको मलिक का पद दे दिया। और बाद में क्या हुआ कि उसे अपना वली अहद घोषित किया। भारत में अपना वली अहद जो है उसने किसको घोषित किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। वली अहद का मतलब क्या है? तो उत्तराधिकारी को वली अहद कहा जाता है, अर्थात उसके बाद में जो है यही व्यक्ति जो है भारत का सुल्तान बनेगा, ऐसा उसने घोषित कर दिया था। अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में। तो उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 25 जून 1206 ईस्वी को, याद रखने वाली बात है, 25 जून 1206 ईस्वी को सत्ता ग्रहण कर ली, मतलब वो शासक या सुल्तान बन जाता है। और लाहौर को उसने जो है अपने एक प्रकार से भारतीय राज्यों की राजधानी बना लिया। तो लाहौर जो है एक प्रकार से भारत की उस समय राजधानी हो गई। 25 जून 1206 ईस्वी को उसने सत्ता ग्रहण कर ली है और वो अपने आप में शासन अपना संचालित करता है। अब उसकी कुछ एक उपाधियां हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, उसके कुछ उपनाम अपने बोल सकते हैं, जिनमें सबसे पहला जो नाम आता है कुरान खां। कुरान खां इसको जो है प्रकार से कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक छोटी अवस्था में, जब वो बाल्यकाल में था, तभी से जो है अपने आप में कुरान को वो पढ़ा और लिखा करता था। कुरान की आयतें जो है प्रकार से वो पढ़ा करता था और उसको गाता था बड़ी सुरीली आवाज़ में, बड़ी एक प्रकार से सुरीली आवाज़ में उस कुरान की आयतों को वो गाया करता था। तो इस वजह से जो है उसका बाद में जो है इतिहास में नाम जो है वो सुरीली आवाज़ में पाठ करने की वजह से जो है उसको क्या है जी, कुरान खां के नाम से जो है वो पुकारा गया। अब उसको लाख बख्श भी कहा जाता है। इस लाख बख्श का मतलब क्या है? तो लाख बख्श या उसको द्वितीय हातिम ताई, ये भी एक प्रकार से बोला जाता है, द्वितीय हातिम ताई या फिर लाख बख्श उसका जो है नाम रहा है। तो ये उपाधि जो है उसको मिनहाज उस सिराज नामक एक इतिहासकार है, बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रकार से तुर्की भाषा का जो है एक साहित्यकार है, मिनहाज उस सिराज ने जो है एक प्रकार से इसको लाख बख्श या फिर द्वितीय हातिम ताई की उपाधि दी है, या उसको एक प्रकार से नाम दिया है। लाख बख्श का मतलब क्या हो गया जी? लाखों का दान देने वाला, ठीक है जी। उसके बाद में उसको मलिक की उपाधि पहले ही मिल चुकी है, क्योंकि मलिक का पद उसको जो है एक प्रकार से गौरी ने ही प्रदान कर दिया था, और गौरी ने उसको जो अपना सिपह सलार अर्थात अपना जो है सेनापति घोषित कर दिया था। तो सिपह सलार सेनापति हो गया, मलिक यानी उसको एक उपाधि, उसको जो है पद दिया गया था मलिक पद का। लाख बख्श लाखों का एक प्रकार से दान करने वाला। कुरान खां, कुरान की आयतों को बड़ी सुरीली आवाज़ में गाने के लिए जो है उसका ये नाम रखा गया है। अब इस कुतुबुद्दीन ऐबक को पता था कि यदि भारत में अपना शासन संचालित करना है तो अपने विश्वास पात्रों को जो है अपने पक्ष में करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ही उसने किया। तो उसके लिए उसने तरकीब जो है निकाली है, वो क्या थी? उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने ही गुलाम इल्तुतमिश से कर दिया। पुत्री का विवाह खुद का ही गुलाम था इल्तुतमिश, उसके साथ कर दिए हैं। अपनी बहन का विवाह अपने ही बिल्कुल जो है एक प्रकार से टक्कर के नासिरुद्दीन कुबाचा, जो कि मोहम्मद गौरी, क्योंकि तीन अपने पहले पढ़े हैं, उन्हीं तीनों में से एक था नासिरुद्दीन कुबाचा। तो उस नासिरुद्दीन कुबाचा से जो है एक प्रकार से अपनी बहन का विवाह कर दिया। और उन्हीं गुलामों में से जो है एक व्यक्ति था, जो गौरी के तीन महत्वपूर्ण गुलाम पढ़े हैं, ऐबक, ताजुद्दीन एल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा। तो कुबाचा से अपनी बहन का विवाह, इल्तुतमिश खुद के गुलाम से अपनी पुत्री का विवाह, और अपना खुद का जो विवाह है, अपना स्वयं का जो विवाह है, उसने ताजुद्दीन एल्दोज या ताजुद्दीन याल्दोज जो था उसकी पुत्री से कर लिया। तो यानी अपने ही आसपास के जो है गुलाम जो है लोगों से उसने अपने रिश्तेदारों का खुद का विवाह जो है अपने आप में किया, ताकि ये लोग संकट के समय में उसका साथ दे सकें। ऐबक ने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़ा, खुतबा पढ़ने का मतलब है अपने नाम को जो है सार्वजनिक करना, अपने नाम को जो है सबके सामने रखना कि मैं आपका जो है सुल्तान या राजा हूँ। तो उसने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़ा खुद, ना पढ़वाया, और ना ही जो है सिक्कों को एक प्रकार से उसने प्रचलित करवाया या सिक्कों का निर्गमन किया। यानी सिक्के भी नहीं चलाए उसने, ढलवाए, और अपने नाम का खुतबा भी, अपने नाम की एक प्रकार से सार्वजनिक घोषणा भी उसने नहीं की। तो इस कारण उसको दिल्ली का स्वतंत्र या फिर स्वायत्त सुल्तान नहीं माना जाता है। ये इतिहास की एक महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली का उसको स्वतंत्र सुल्तान के तौर पे जो है वो नहीं माना जाता है। उसके बाद में जो है बात आती है कि इल्तुतमिश को द्वारा जो है ये क्या नाम इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसके द्वारा बहुत सारी जो है चीज़ें जो है भारत में बनवाई गई थी, बहुत सारी इमारतें बनवाई गई। उनमें जो है कुछ इमारतों के नाम यहाँ दे रखे हैं। पहली है कुव्वत उल इस्लाम, जो है एक मस्जिद है, ये कुव्वत उल इस्लाम।
कहाँ बनी हुई है? तो दिल्ली में राय पिथौरा नगर, राय पिथौरा एक किला है, तो उस राय पिथौरा किले के निकट विष्णु मंदिर एक बना हुआ था पहले, तो उस विष्णु मंदिर को तुड़वाकर जो है इस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो है निर्माण उसने करवाया। उसके बाद में जो है दिल्ली में कुतुब मीनार का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये कुतुब मीनार जो है 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का जो आधार है वो तैयार किया गया इस कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, और उसके बाद में जो है इसकी पहली मंजिल का निर्माण जो है वो इसने करवाया था। तो कुतुब मीनार की एक प्रकार से शुरुआत है, निर्माण की जो शुरुआत है वो इस कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाई गई थी, और इसकी जो है एक प्रकार से पूरी तरह से इसको तैयार किया गया था वो उसके गुलाम इल्तुतमिश द्वारा। तो इल्तुतमिश ने क्या किया है, अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बहुत महत्वपूर्ण जो है एक प्रकार से सूफी संत थे ये दिल्ली के, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम से ये कुतुब मीनार जो है नाम लिखा हुआ है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जो है एक प्रकार से इसका नाम कुतुब मीनार हुआ है, तो ये याद रखेंगे। निर्माण शुरू करवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूर्ण किया है इल्तुतमिश ने, उसके गुलाम ने। तो उसके गुलाम इल्तुतमिश ने अपने ही गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में 1231-32 ईस्वी में, 1231 में शुरू 32 लगभग 1-1.5 साल के अंदर अंदर जो है उसने इसकी 3 मंजिलों को जो है तैयार करवाया, और बाद में जो है एक प्रकार से उसका एक प्रकार से निर्माण पूर्ण हुआ। तो सीधी सी बात है, शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा किया इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार का निर्माण। तो बाद में समय समय पर इसकी मरम्मत होती रही है, तो वो एक अलग जो है वो बात है। जी हाँ, तो उसके बाद में जो है एक व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अपने आप में दास्ता से मुक्त करने वाला, तो उस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। गियासुद्दीन महमूद नाम का एक व्यक्ति है जो है, जो कि अपने आप में मोहम्मद गोरी का ही एक अन्य गुलाम था। तो इस मोहम्मद गोरी के एक अन्य गुलाम गियासुद्दीन महमूद ने 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया था, यानी गुलामी से अपने आप में कह सकते हैं कि मुक्त कर दिया था, और उसको एक आज़ाद, एक स्वतंत्र व्यक्ति के तौर पे जो है बाद में जाना गया। तो 1210 ईस्वी में जो है चौगान खेलते हुए, चौगान अपने आप में एक पोलो खेल होता है जिस तरीके से है ना, घोड़े पे जो है खेला जाता है। जी हाँ, तो पोलो खेलते हुए या चौगान खेलते हुए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरने से जो है एक प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है। और याद रखेंगे, घोड़े से गिरते समय जो है एक प्रकार से गिरने के बाद 1210 ईस्वी में लाहौर में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ एक बात और कि भारत में पोलो या फिर चौगान की जो एक प्रकार से जो खेल की जो शुरुआत है वो अपने आप में तुर्कों द्वारा ही की गई थी, और उन तुर्कों में जो है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ऐबक की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र जो है गुलाम वंश का जो है नया शासक बनेगा, तो हुआ भी यही। तो आराम शाह नाम का एक उसका पुत्र है, वो 1210 ईस्वी में शासक बनता है और कुछ ही महीने शासक रहता है। हुआ क्या, ऐबक का पुत्र है ये, अपने आप में उसकी मृत्यु के बाद में सुल्तान बनेगा। और उसके बाद में क्या हुआ, इसी ऐबक के पुत्र आराम शाह के साथ जूद का युद्ध हुआ। जूद एक जगह का नाम है, लाहौर के आसपास वाला एक जो है पाकिस्तान में वर्तमान में जो एक जगह है। तो उस जूद के युद्ध में 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जो है इस व्यक्ति को पराजित कर दिया, आराम शाह को। तो पराजित किया, मार डाला। उसके बाद में जो है खुद शासक या सुल्तान बनेगा। तो नया सुल्तान जो है अपने इस गुलाम वंश का शुरू हो जाता है। गुलाम वंश के ये जो दो जो है पहले वाले जो शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, ये दोनों जो है अपने आप में कुतुबी वंश के जो है शासक माने जाते हैं। अब यहाँ से जो है एक प्रकार से नए वंश की शुरुआत हो जाती है। हालांकि माना ये गुलाम वंश के अंतर्गत ही जाएगा, लेकिन इसी गुलाम वंश में एक नया वंश आ गया जिसको इल्बरी वंश के नाम से जानते हैं। प्रथम इल्बरी वंश का जो संस्थापक है वो अपने आप में इल्तुतमिश था। 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी जो है इसका शासनकाल रहा है। तो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसकी, एक तो ये है कि दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक शासक कहा जाता है। वास्तविक शासक क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो जो है इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सिक्के जारी किए और बहुत सारे जो है प्रशासनिक और राजस्व संबंधी सुधार किए हैं। अपनी जनता को जो है एक प्रकार से अच्छा शासन देने का इसने प्रयास किया है, अपने सिक्के ढाले हैं। इस वजह से कहा जा सकता है कि इल्तुतमिश जो है वो भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो है केवल जो है एक प्रकार से खुतबा नहीं पढ़वाया, सिक्के जारी नहीं किए, इसलिए उसको वास्तविक संस्थापक नहीं जो है वो नहीं माना जा सकता इसको दिल्ली सल्तनत का। तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और बाद में उसका जमाई भी बन जाता है, क्योंकि ऐबक ने जो है अपनी पुत्री का विवाह भी जो है इसके साथ कर दिया था। तो ये भी याद रखने वाली बात है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक अर्थात गुलाम का गुलाम। ऐबक जो है गोरी का गुलाम, तो ऐबक का गुलाम कौन हो गया जी? इल्तुतमिश। तो क्या हुआ 1205-6 ईस्वी में खोखरों का विद्रोह होता है। खोखर एक जाति है अपने आप में, वर्तमान में जो है देखा जाए तो कौन से एरिया में जो है ये थी, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के आसपास वाले क्षेत्रों में जो है ये खोखरों का विद्रोह जो है अपने आप में होता है। तो उस खोखरों के विद्रोह के को दबाने के लिए जो है उसने बड़ी वीरता का परिचय दिया इस इल्तुतमिश ने, इस गुलाम ने, क्योंकि ऐबक का गुलाम है ये, तो इसने बड़ी वीरता का परिचय दिया 1205-6 ईस्वी के आसपास। उस समय मोहम्मद गोरी भी जीवित था। तो गोरी ने जो है इस इल्तुतमिश की वीरता से प्रभावित होते हुए ऐबक को जो है एक प्रकार से अपने गुलाम ऐबक को एक आदेश दिया, और वो क्या कहता है कि इसके साथ कभी भी जो है बुरा व्यवहार मत करना, मतलब इसके साथ अच्छा व्यवहार करना, इस इल्तुतमिश के साथ। क्यों करना? क्योंकि उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य होने वाले हैं, अर्थात क्योंकि पारखी था वास्तव में मोहम्मद गोरी अपने आप में एक, है ना। तो इस वजह से उसने जो है एक प्रकार से ये घोषणा की कि भाई इसके साथ अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि उसके द्वारा बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े कार्य जो है एक प्रकार से होने हैं आगे चलकर। तो ऐसा हुआ भी। तो आगे क्या हुआ, एक खास बात है इसके बारे में, वो ये है कि इसके समय में 1221 ईस्वी में चंगेज खां, अब ये चंगेज खां कौन है ये थोड़ा सा समझेंगे। आप पूरे विश्व का मानचित्र देखते हो तो उसमें मंगोलिया एक प्रकार से पूर्वी एशिया के आसपास वाले क्षेत्रों में आपको एक देश दिखता है, मंगोलिया, जो कि चीन और रूस के बिल्कुल बीच में जो है मध्य में अपने आप में एक रेगिस्तानी क्षेत्र है मंगोलिया। उसी मंगोलिया में जो है एक प्रकार से एक जाति उस समय रहा करती थी, जो बड़ी अपने आप में एक घुमक्कड़ एक यायावर जाति हुआ करती थी, जिसका नाम था मंगोल जाति। इसी मंगोल जाति में जो है एक शासक था जिसका नाम था चंगेज खां। चंगेज खान अपने आप में एक मंगोल जाति का, याद रखेंगे ये मुस्लिम नहीं था, क्योंकि ये अपने आप को मुस्लिमों का सबसे बड़ा शत्रु मानता था कि मैं मुस्लिमों का जो है मुस्लिम धर्म का अपने आप में सबसे बड़ा शत्रु हूँ, जो ये कहा करता था। ये इसका मतलब ये अपने आप में ये मुस्लिम नहीं था। बाद में इसके जो है जो अनुयायी जो थे वो आगे चलकर मुस्लिम बन जाते हैं, या इसके जो है आगे चलकर पीढ़ी के जो लोग हैं वो, लेकिन ये खुद जो है अपने आप में मुस्लिम नहीं था, इस्लामी नहीं था, ये थोड़ा याद रखेंगे। तो चंगेज खां जो है वो अपने आप में क्या है कि एक मंगोलिया का एक बड़ा यायावर जाति का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक माना जाता, बड़ा क्रूर शासक था। अपने पूरे जीवन काल में इसने ये मान के चलो कि 4 करोड़ लोगों की जो है एक प्रकार से कहा जाता है कि इसने इसके शासनकाल में जो है इसने लोगों की हत्या करवा दी थी। 4 करोड़ लोगों की हत्या, बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में। ये अपने आप को ये ईश्वर का प्रकोप कहा करता था, और ये कहता था कि मैं इस धरती से जो है अपने आप में इस्लाम को ख़त्म कर दूंगा, और अपने आप में इस धरती पर मैं ईश्वर के प्रकोप के तौर पे जो है ईश्वरीय अभिशाप के तौर पे जो है वो यहाँ आया हूँ, ऐसा कहलाने में वो बड़ा गर्व महसूस किया करता था। अब उसका जो है विद्रोही व्यक्ति है जलालुद्दीन मंगबरनी। हुआ क्या कि 1221 ईस्वी में ये जो चंगेज खां है वो ख्वारिज्म के शाह का मतलब राजा, ख्वारिज्म मतलब जो आज अफगानिस्तान और ईरान के आसपास वाला जो एक ईरान में पड़ने वाला एक राज्य है, तो उस ख्वारिज्म का राजा था, शाह था जलालुद्दीन मंगबरनी। तो उसके का पीछा करते हुए वो आगे और ये पीछे जो है अपने आप में उसके सेना सहित लग जाता है। तो उसका पीछा करता हुआ जो है ये भारत की सीमा पर सिंध नदी के आसपास पहुंच जाता है। सिंध नदी जिसको सिंधु नदी भी बोलते हैं अपने, तो वहां तक जो है अपने आप में आ जाता है। जलालुद्दीन मंगबरनी ने जो है अपने एक दूत को इसके पास भेजा, इल्तुतमिश के पास, और उसका आइन उल मुल्क नामक एक उसका जो है दूत है, और उस आइन उल मुल्क को जो है अपने आप में कहलवाया कि आप इल्तुतमिश के पास जाइए और मुझे जो है शरण की जो है एक प्रकार से बात कीजिए, मेरी शरण की, कि चंगेज खां पीछा कर रहा है और मुझे जो है शरण दी जाए, ऐसा आप जो है कहिए। तो वो गुलाम इसके पास आता है, दूत इल्तुतमिश के पास। इल्तुतमिश ने जो है उसको मंगबरनी को शरण नहीं दी, और ऐसा करते हुए उसने भारत को चंगेज खां के प्रकोप से बचा लिया।
इतिहास की एक महत्वपूर्ण बात है चंगेज़ खां के लिए, इसके इल्तुतमिश की एक, कि इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण न देकर चंगेज़ खां के प्रकोप से भारत को बचा लिया। अन्यथा चंगेज़ खां भारत पर आता और भारत पे हमला करता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। जी हाँ, उसके बाद में ये है कि वो पहला शासक या पहला सुल्तान शासक था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की है, क्योंकि उससे पहले जो है ये सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया करते थे जो तुर्क जो थे। तो सुल्तान की पदवी धारण करने वाला भारत का वो पहला शासक माना जाता है। उसके बाद में लाहौर से दिल्ली को जो है उसने अपनी राजधानी बनाया, तो लाहौर से जो है दिल्ली को राजधानी बनाने वाला भी वो पहला शासक हो गया। उसके बाद में भारत में सबसे पहले जो है मकबरा बनाने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत भी जो है अपने आप में इसी इल्तुतमिश द्वारा की गई है। तो ये कुछ एक खास बातें हैं इस इल्तुतमिश के बारे में। उसके बारे में भी जो है इल्तुतमिश के बारे में ये कहा गया है कि उसने अपने जो है पुत्र नासिरुद्दीन का जो है मकबरा सुल्तानगढ़ी, दिल्ली के आसपास ये एक क्षेत्र का नाम है, तो उस दिल्ली के पास सुल्तानगढ़ी में जो है अपने आप में क्या है कि उसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन का जो है मकबरा बनाया। 1231 ईस्वी में ये मकबरा बना है और भारत में तुर्कों द्वारा बनाया गया यह पहला मकबरा है, ये याद रखेंगे। भारत में 1231 ईस्वी में नासिरुद्दीन का मकबरा बनाया गया, इल्तुतमिश का पुत्र था ये, और ये भारत में बनने वाला पहला मकबरा था। उसके बाद में क्योंकि अपने आप में इसने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए हैं इल्तुतमिश ने, तो उन्हीं प्रशासनिक सुधारों में उसने एक जो है दल का गठन किया जिसको चालीसा के नाम से जानते हैं। अब ये चालीसा है क्या चीज़, तो इल्तुतमिश के 40 तुर्क गुलामों का एक दल था, एक समूह था, जो इल्तुतमिश के ही 40 गुलाम जो विश्वास पात्र गुलाम हैं, तो उन विश्वास पात्र गुलामों का जो है अपने आप में एक दल था, एक समूह था। इस समूह को, इस चालीसा को बंदगान ए शमसी, याद रखने वाला नाम है ये, बंदगान ए शमसी, तुर्कान ए चेहिलगानी या फिर चरगान, किसी भी नाम से चालीसा बोल दो, बंदगान ए शमसी बोल दो, तुर्कान ए चेहिलगानी बोल दो, या फिर आप चरगान बोल दें, एक ही बात है। तो इन जो है कई नामों से इसको जाना जाता है। अब ये सारे के सारे गुलाम जो है वो इल्तुतमिश के प्रति बड़े स्वामी भक्त रहे हैं, बड़े उसके साथ जो है हमेशा उसके संकट काल में जो है उसका साथ देते थे, ये संकट काल में उसके साथ खड़े हुआ करते थे, और उसके बड़े स्वामी भक्त, उसके बड़े ही अपने आप में प्रिय जो है अपने आप में ये गुलाम हुआ करते थे। उसके बाद में ये है इल्तुतमिश एक और भी जो है उसने बहुत महत्वपूर्ण जो है अपने आप में सुधार किया है। तो चालीसा के साथ साथ में उसने जो है अपने राजस्व प्रणाली में एक और सुधार किया, अपनी सैनिक प्रणाली में एक सुधार किया है, और वो क्या है इक्ता प्रणाली। अब ये इक्ता प्रणाली है क्या चीज़, इस इक्ता प्रणाली के अंतर्गत क्या था कि जो सैनिक सेवा अपने आप में किया करते थे, जो सैनिक हुआ करते थे इसके, उसको ये नगद वेतन नहीं देकर क्या करता था, कुछ भूमि का टुकड़ा भूभाग दे देता जो खेती करने के लिए जो एक प्रकार से हुआ करता था, बिना किसी टैक्स के जो है एक प्रकार से उन सैनिकों को जो है एक प्रकार से भूमि का टुकड़ा दिया जाता, और उस भूमि के टुकड़े पर जो है भूमि पर जो है अपने आप में वो खेती बाड़ी करके अपने इस सैनिक सेवा के बदले जो भी उसके घर वाले उस सैनिक के या उस वो खुद भी जब भी जो एक प्रकार से संकट काल नहीं होता था या शांति काल जो हुआ करता था, उस शांति काल में वो अपने आप में उस भूमि पर खेती करके अपना गुजारा किया करता था, गुजर बसर करता था। तो नगद वेतन न दे के अपने आप में अपने सैनिकों को इस तरीके से भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, और उसी भूमि के टुकड़े को इक्ता के नाम से पुकारा जाता था। अर्थात दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व का अपने आप में समानुदेशन करने का जो एक प्रकार से तरीका जो था उसको इक्ता प्रणाली के नाम से पुकारा गया है। ये याद रखने वाली बात है। सैनिक सेवा के बदले दिया गया भूभाग इक्ता कहलाता था, और इस इक्ता की जो शुरुआत है अपने आप में इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश द्वारा जो अपने आप में इस प्रणाली को गठित किया गया था। अब एक खास बात यह है कि उसने जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को जो है घोषित कर दिया था, जिसको बाद में जो अपने आप में इतिहास में रजिया सुल्ताना के नाम से या रजिया सुल्तान के नाम से जानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण जो है ये औरत रही है अपने आप में दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम, यानी एकमात्र जो है वो मुस्लिम सुल्तान रही है, औरत होते हुए भी। तो इल्तुतमिश के पुत्रों में जो है सबसे योग्य जो है यही एक प्रकार से थी, उसके बेटों बेटियों में सब में। तो इसलिए उसने अपनी पुत्री जो योग्य थी अपने आप में इस शासक बनने के या सुल्तान बनने के, जो पूरे की पूरी सल्तनत को संभाल सकती थी, इसलिए अपने उत्तराधिकारी के तौर पर उसने अपनी पुत्री को ही नियुक्त कर दिया था। और
लास्ट में खोखरों का विद्रोह, वही खोखर अपने आप में पाकिस्तान के आसपास वाले क्षेत्र में जो है एक जाति थी एक, और उन्हीं खोखरों के विद्रोह को दबाने के अभियान के दौरान 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश का देहांत हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अपने आप में पूरे 2 शासकों का वर्णन जो है गुलाम वंश के हो चुका है। इसके अलावा भी जो है कुछ अन्य बातें होंगी वो अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे। अभी से संबंधित कुछ एक प्रश्न है, फटाफट आप इन प्रश्नों को जो है उतार लें गृह कार्य के लिए। और वो ये है, पहला है कुतुब मीनार का जो निर्माण है किस शासक के समय में शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। दूसरा है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तीसरा प्रश्न है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किसका पीछा करता हुआ भारत की सीमा तक आ पहुंचा था, वो बताना है आपको। कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसका पीछा करते हुए ये भारत की सीमा पे आ गया था, चंगेज खां। और भारत में मकबरा बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी। और उसके अलावा है चालीसा पर टिप्पणी आपको लिखनी है। चालीसा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पूरे जो है 5 प्रश्नों में। तो चालीसा क्या है, किसने गठित किया, क्या कुछ है इसमें, तो वो सारी बातें आपको जो है इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस प्रश्न को जो है अच्छी तरीके से याद करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।